हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is reproduction in a angiosperm. There is a most important topic here is reproduction in a angiosperm, means flowering of plants. There is angiosperm is a produce of both by a vegetative as well as by sexual method. There is a most important here, angiosperm produce both a vegetative as well as a sexual method. There is a vegetative cells and sexual method is a present of angiosperms and plant. In this section we will be study the sexual reproduction in the angiosperm. There is a section on understanding of the angiosperm. As you know, the sexual reproduction occur by the fusion of male and female gamete. The sexual reproduction is mainly occur by their fusion of male and female gamete and produced in the flower. There is a produce in a flower here, and the flower represented the reproductive unit of flowering plant. And how frequently do plant flower? That how frequently the plant of flower, there is a great variation shown by the angiospermic plant in this respect. And the angiosperm can be classified annual, manual and the perennial, depending upon the time they take to complete the life cycle, including of flowering, fruitings and death. The first is the annually. Annually mean they are here the plants which is the complete their life cycle, including flowering to the seeds of formation within the one season, are called annually. Example pea. Pea is a annually plant. There is the only on one season are is called annually, means pea is here.
And biennials is plant which complete their life cycle is a 2 season are called biennial. In the first season, this plant remain in the vegetative state, and in their second season, they are produce flower is a fruits and seed, and then die is a radish. Radish is example for is a biennials of plant. And here third is a perennial. Perennials mean plant which is a leaf for a several year. Or the term of perennial, there is a vegetative stage, maybe last from 1 to a few years, after which there are produce the flower, fruits and seed every year. Example, mango tree, peepers and neem. There is a perennials of plants is example. And the these is a monocropic. Monocrop is a deep part. There is all the animals are binomials, and some perennial plant that are produced only once their lifetime and then die are called a monocropial. Monocropial is a bamboos, a gaps, all the animal and all the binomial. And the next is a polycarpic. Polycarpic is the plant with a flower and fruit many times in their life cycle, and the leaves for the several years are called polycarpal. Means example, many perennial fruits bearing trees is a mango, guava, apple and pear. There is a most important example for polycarpics on a plant. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आ गया है अवृतबीजी। अवृतबीजी का मतलब यही होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आप जानते ही हो, और साथ में हम देखेंगे कि पुष्प पौधों में जनन किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में हम जो यहाँ विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं एंजियोस्पर्म जो है कार्य जनन की साथ लैंगिक जनन भी करते हैं। देखिए इसमें दो तरह की जो है विभाजन होता है, दो तरह की जो है इसमें जनन होती है। एक कार्य जनन होती है जिसे हम वेजिटेटिव्स प्रोगेटिव्स कहते हैं, और दूसरा जो है सेक्सुअल जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यानी एंजियोस्पर्म एक खास तरह के पौधे हैं जिसमें दोनों तरह के जनन होते हैं। अगर वेजिटेटिव देखा जाए तो वेजिटेटिव होती है, और लैंगिक देखा जाए तो लैंगिक होती है, यानी फीमेल मेल गैमेट दोनों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन दोनों की विविधताओं द्वारा जनन किया जाता है, और इस भाग में हमें इस लैंगिक जनन के विषय में जो है अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होती क्या है। कहते हैं लैंगिक जनन में जो है पुष्प में उपस्थित नर तथा मादा गैमेट युग्मक के संलयन द्वारा होती है। ये तो आपको पता है कि लैंगिक जनन में जो होता है मादा और नर की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार पुष्प पौधों की जनन जो है इकाई होता है। यानी मेल फीमेल गैमेट जो है एक नए जो है पौधे बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पौधे में फूल कितने भी समय के बाद लगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पौधे में फूल कितने समय के बाद लगते हैं। विभिन्न पौधों में यह अवधि विभिन्न होती है, तो ये बात तो आपको भी पता है कि सभी में अपने सभी कैरेक्टर के अनुसार ही कार्य भी करते हैं। कहते हैं एंजियोस्पर्म को उनकी जीवन चक्र पूरा करने में तथा पुष्प लगने के आधार पर उसको कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और एक बहुवर्षीय पौधों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए 1 वर्षीय में क्या है, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में क्या अंतर दिखाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है 1 वर्षीय यानी एनुअल प्लांट। देखिए वे पौधे जो केवल 1 साल ऋतु तक ही जीवित रह पाते हैं, यानी उनका जो है लाइफ स्पेंड जो होती है सिर्फ 1 ऋतु तक होती है या 1 साल तक ही मानी जाती है। इन पौधों में एक ही ऋतु के भीतर फूल भी लगते हैं और बीज भी बनते हैं, ठीक है, 1 वर्षीय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मटर जो होता है 1 वर्षीय पौधे होते हैं, ठीक है, और ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इनको जो है 1 वर्षीय ही कह सकते हो, जिसमें जो है फूल भी लगते हैं और बीज भी लगते हैं, तो उसको 1 वर्षीय कहलाता है। अब देखिए द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष, ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं यानी 2 वर्षों में पूरा करते हैं वो द्विवर्षीय कहलाते हैं। पहले वर्ष में पौधा कार्य की अवस्था में रहता है, यानी यहाँ पर जो है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के रूप में कार्य करता है, और दूसरे वर्ष में उसमें जो है फूल, फल और बीज लगते हैं, उसके पौधा जो है मर जाते हैं। जैसे मूली के पौधा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसको 2 साल तक भी रखा जा सकता है, लेकिन कोई रखता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले वर्ष में पौधा कार्य की अवस्था में रहता है, और जैसे दूसरे वर्ष में प्रवेश करेगा उसमें फूल भी आ जाता है और फल भी आ जाता है और बीज भी लगने लग जाता है, ठीक है, और उसके पश्चात ये जो है स्वयं को नष्ट कर लेता है, यानी वो खत्म हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुवर्षीय, यानी बहुवर्षीय में पेरिनोल्स कहलाता है। कहते हैं ऐसे पौधे जो अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं, यानी ये कई वर्षों तक जो है जीवित रहते हैं, वो बहुवर्षीय कहलाते हैं, ठीक है, कई वर्ष तक जिंदा रहता है।
इसकी कारिका अवस्था 1 से लेकर कुछ वर्षों तक चलती रहती है और इसके बाद उसमें फूल, फल और बीज हर वर्ष लगते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम इत्यादि। आपने देखा होगा कि आम के पौधे पहले बचपन में ही फल फ्रूट आपको नहीं दे देते, उनको बड़ा होने में टाइम लगता है। लेकिन आज के समय में जो है हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम जो है उसको काट के पौधों को लगा रहे हैं, इस वजह से छोटे छोटे पौधे में भी आपको फल देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीज से उत्पन्न हुआ है, जो बीज से यानी सीड से उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको पहले बड़ा होना पड़ता है, मैच्योर बनना पड़ता है, तब जाके उसमें फूल और फल लगता है। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपके जो आंगन में छोटा पौधा लगा उसमें फल फ्रूट आ रहा है आम के, तो आज हर जगह आपको दिख जाएगा, कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी अगर आप देखते हो तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही आसान रूप से देखने को मिलेगा कि छोटे पौधे में फल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कलम लगा के बनाई गई थी, ना कि जो है ये बीज से उत्पन्न हुई है। जो बीज से उत्पन्न होगा वो मैच्योर फॉर्म में होने में उसको कई साल लग जाएंगे, तब जाके उसमें फल फ्रूट आते हैं। तो इसमें जो है आम, पीपल, नीम इत्यादि ऐसे ही पौधे हैं जो कि ये जो होते हैं बहुवर्षीय होते हैं और बहुवर्ष के दौरान ही ये जो है फूल, फल और बीज हर वर्ष लगते रहते हैं। यानी एक बार जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसमें हर वर्ष जो है फल, फूल और फल लगते ही रहते हैं, यानी सीजन बाय सीजन चलता ही रहता है। जैसे अब आम का एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि बहुत ही समझ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके पश्चात है एकाश फलनी। एकाश फलनी का मतलब होता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिस क्या होती है दोस्तों? ये होती है कुछ वर्ष जो है बहुवर्षीय पौधे अपने पुण्य जीवन काल में केवल एक ही बार ही फलते फूलते हैं। देखिए, एक ही बार ये जीवन काल में फलते और फूलते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। ऐसे पौधों को हम एक फलनीय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे सोचिए, कौन है पौधा? बांस, जो बम्बूस है। कहते हैं जीवन में वो सिर्फ एक ही बार फूल देता है और एक ही बार ही अपना कार्य प्रणाली करता है, उसके बाद ये स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यानी बांस इसका सबसे मोनोकार्पिक्स जो है, मोनोकार्पिक्स उसका सबसे एग्जाम्पल जो है बांस है। तो याद रखना, मोनोकार्पिक्स में जो है जिसमें बांस आती है जो साल में एक ही फलन कहलाता है, यानी इसे एकोफलनी ही कहलाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बहुफलनी यानी पोलोसेंट्रिक्स। पोलोसेंट्रिक्स मतलब यही होता है दोस्तों कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन और फलन दर्शाते हैं, यानी कई बार जो है फल फूल दर्शाते हैं और कुछ वर्ष तक जीवित भी रहते हैं, उसे बहुफलनीय कहलाते हैं। जैसे कई बहुवर्षीय जो फल प्रदायी वृक्ष, उदाहरण आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, ये जो होते हैं एक बार यंग होते हैं, उसके बाद जो है कई वर्ष तक जो है फूल फल देते रहते हैं और आपको लाभांतरित भी करते रहते हैं। तो ये जो है बहुफलनीय यानी पोलोसेंट्रिक्स जो है पौधे का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज इनिटेशन ऑफ फ्लावरिंग। Friend, initiation of flowering means as there a seed germinate a new planets as emerge from it, and there are young plants is a grow to vigorous or the continually to grow till it is an antenna of defined shape and size with it is a vegetative parts. The vegetative parts here are root, stems, leaf. There is a vegetative part, root, stem, leaves, well developed, and this phase of the life cycle represent the young are jubilees phase. There is jubilees of phase. Then at the content joint of time is a composition of vegetative growth. There a plant switches over to its a reproductive phase or adult phase, and vegetative shoot apex is a transform into the reproductive is a flora apex, and the start of wearing flowers, and this transitions from to the vegetative to the flowering stage might take a several years in the tree, but only a few weeks or a day in an annual. Therefore, in this are different between the jubilees and adult shoot. Here show the difference between to the jubilee and the adult shoot. Here, jubilees means a shoot, a small, soft stem, bearing a few young leaves. An adult shoot, well-developed branches, stem, and bearing a young as well as a mature leaves. And there is jubilees shoot here, a shape and size of leaves remaining are the same. Another side is the adult shoot here, shape and size of leaf a change. And the jubileous shoot does not respond to the stimuli to produce a flower. And here, adult shoot is the shoot is the response to stimulus and produce a flower. Anacreons are the minimize of 7. Leaves must be developed before the plants can produce a flower. Here is important here a fact in the kernels as a minimum of 7 leaves must be developed before the plant
कैन बी प्रोड्यूस अ फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हेयर। दोस्तों यहाँ पर इसी बात की चर्चा की गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुष्प की उत्पत्ति का शुभारंभ। देखिए पुष्प की उत्पत्ति का शुभ आरंभ कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कोई भी चीज़ बनने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरिया जरूर होता है, और वही जरिया जो होती है आगे चल के डेवलपमेंट हो जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बनता है, और यह युवा पौधा जो सक्रिय पूर्वक बढ़ता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक एक निश्चित आकार और आकृति के साथ इसके कार्य के जंगल यानी जड़, तना और पत्तियां अच्छी तरह से विकसित नहीं हो जाते। जैसे आपको पता भी है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है अभी एक पौधा के रूप में है, इसमें कुछ भी नहीं ग्रोथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे भी नहीं जुड़े हैं जिनको इनको फ़ायदा होना है, ठीक है, बहुत ही कहते हैं स्टार्टिंग स्टेज है। तो उसी तरह से कहते हैं अगर तिरपान स्टडी सेंटर को अगर बढ़ाना है तो अब मैं तो इसमें कहते हैं खाद पौधे सब कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, हर तरह के न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे से नहीं होगा अकेला, क्योंकि इसमें जो है हवा की भी, धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से जो है जैसे कि मैं सिर्फ इसमें खाद दे रहा हूँ, इसको जो है कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने का, तो आप लोग जो इसको जितना हो सके जितना शेयर कर सको उतना जितना करोगे उतना ही आगे बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपके लिए एक नया जो जरिया बन जाए समझने की, एक नया एक रूल रेगुलेशन बन जाए जहाँ पर आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो कहते हैं कोई भी चीज़ स्टार्टिंग स्टेज से शुरू होती है, कोई डायरेक्ट ही बड़ा नहीं बन जाता है, ये एक मानने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। और इसमें जो है व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ नहीं कर सकता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कहते हैं ना जब तक पूरे व्यक्तियों की सहयोग और साथ की आवश्यकता पड़ती है हर एक व्यक्ति को, चाहे कहते हैं एक प्रधानमंत्री को भी जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनता, जब तक हर राज्य से लोगों की सपोर्ट नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार जो है कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना है और बढ़ाना है तो हर एक व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग तब मिलेगा जब आप लोग जो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे और उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे जिनको ये ज़रूरत है, तभी जाके जो है कहते हैं ना किसी चीज़ की जो है सार्थकता सिद्ध होती है। कहते हैं कोई मंत्री अगर बनता है आपके क्षेत्र में तो उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस क्षेत्र के रोड जो है साफ़ सुथरा सब चीज़ व्यवस्थित रूप से हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन तिरपान स्टडी सेंटर ऐसा नहीं है, वो अगर आगे बढ़ेगा, आगे आप लोग इसको बढ़ाते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, और भी बंदे और भी बच्चे जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये और अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरा विश्वास यही है कि बच्चों को जैसे हो सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन से आगे जो है इनका डेवलपमेंट किया जाए, और उनको ये बात कभी भी उनके माइंड में ना रहे कि हमें टॉपिक में मुझे मिल नहीं रहा और मेरा अधूरा जानकारी है, ठीक है। इसलिए जो है मैक्सिमम ये अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक समझाने की कोशिश किया जाता है। तो इसलिए जो आप सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, हमें उन मंत्रियों की तरह नहीं बनना है जो कि इलेक्शन आने पर हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो बन जाते हैं उसके बाद ना वो शक्ल दिखाने आते हैं ना आपको कभी मिलने आते हैं, और आपके तो कहते हैं व्यवस्थाओं को भी वो मारा मार देते हैं, चारों तरफ अव्यवस्था फैला देते हैं, चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। अगर आप मुझे सहायता करते हो, आप जितना इसको फैलाने में मेरा हेल्प करते हो, जितना भी इसको विस्तृत बनाते हो, उन बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करते हो जिनकी ज़रूरत है, तो 100% तिरपान सेंटर जो है आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और भी अच्छा हर एक सब्जेक्ट में करेगा, जिससे आप जो अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं एग्ज़ाम के समय जब आएगा फाइनल एग्ज़ाम, तो उस समय मैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लागू करूंगा, ज़रूर इसमें दूंगा, जिससे बच्चे क्वेश्चन करके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो ये सब तब होगा जब ये तिरपान स्टडी सेंटर जो है आगे बढ़ेगा और आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे। तो यही बात यहाँ पर पौधों के बारे में भी बताया जाता है कि कारिका भाग, देखिए ये कारिका भाग जो है वेजिटेटिव पार्ट, कहते हैं जड़, तना, पत्तियां अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है तब तक पौधे का विकास नहीं माना जाता है। कहते हैं जीवन चक्र की यह दशा किशोर अथवा युवा प्रवस्था कहलाता है। किशोर का मतलब जुबलिस होती है दोस्तों, और युवा तो पता ही कि अडल्ट में आती है। जुबलिस मतलब होता है
जो नवोद होते हैं, जो बालक होते हैं जिनको अधिक समझ नहीं होती है, जुबली यानी किशोर अवस्था को कहलाता है। और युवा का मतलब है जो यंग हो जाते हैं, जिनमें हर चीज़ हो जाता है, बाल्य अवस्था को प्रकट करती है। एक निश्चित समय के बाद पौधे की कार्यक वृद्धि पुण्य हो जाती है और वृद्धि जनन अवस्था या व्यस्क अवस्था की तरफ शुरू कर देती है। कार्य पर्व जो है शिखर जनन एवं पुष्प शिखर ग्रह में बदलने लग जाते हैं और फूल लगना शुरू हो जाता है। और ऊपर बताए अनुसार यह परिवर्तन कारिका से पुष्प लगने की अवस्था तक आने में एक वृक्ष की कई वर्ष लग जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जो बीज देखिए, जो पौधा सीड से उत्पन्न हो रही है उसको बनने में काफ़ी समय लग जाएगा, उसमें फूल पुष्प आने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन वही हाइब्रिड बनाओगे, वही आप जो है कलम लगा के करोगे तो शायद वो जल्दी आ जाए। जैसे आप देखते भी हो कि आपके आसपास को आम के पौधे होते हैं, छोटे से ही होते हैं और उनमें जो है फ्रूट आ जाते हैं। तो ये एक अलग तकनीक है, ठीक है। तो ये बात यहाँ बताया गया कि परिवर्तन कार्य का जो है पुष्प लगने की अवस्था तक आने में वृक्षों को कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन एक वर्षीय पौधों में यह अवधि कुछ सप्ताह या दिनों की होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पौधे की आयु कितने साल है। अगर मान लीजिए मटर का पौधा है तो मटर के पौधा जो है जल्दी विकास करता है, ठीक है। तभी तो इसको मेडलफ ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में चुना था, क्योंकि बहुत ही सडनली इसमें पुष्प भी आ जाते हैं और जल्दी ये फल भी जाते हैं। तो इसलिए मेडलफ ने भी इसका जो है चयन किया था, क्योंकि शॉर्ट पीरियड इसके लाइफ टाइम थे। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो है एक इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि युवा अथवा वयस्क में क्या अंतर है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है, इसे आपको समझ में आएगा। जुबलियस जो होते हैं कौन होते हैं, शूट होते हैं, और जो अडल्ट शूट होते हैं वो क्या होते हैं, यानी युवा पर्व और जो वयस्क पर्व में क्या अंतर होता है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो जुबलियस होते हैं यानी जो छोटा होते हैं, वयस्क युवा जैसे कहते हैं, बालक कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये शायद आपको पता ही होगा, वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, जिनमें काफ़ी विकास नहीं होता है, छोटे कोमल स्तंभ जिनमें थोड़ी सी नई नई पत्तियाँ होती है, कम ही से कम पत्तियाँ होती है। लेकिन वही वयस्क देखोगे आप तो सुविकसित स्तंभ तथा पत्तियाँ भी काफ़ी अमाउंट में देखने को आपको मिलेगा। पत्तियाँ की आकृति तथा आकार एक से बने रहते हैं, यानी पत्तियों की आकार जो होती है छोटे छोटे ही होते हैं। जबकि दूसरे में अगर देखोगे वयस्क में तो पत्तियों की आकृति या उनका आकार बदलता रहता है, यानी कभी पतला छोटा होगा, कहीं बड़ा होगा, कहीं और बड़ा होगा। पर्व में अन्नोद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं होती जिनमें फूल बनते हैं। इसमें अनुक्रिया कहाँ से होगी, क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, तो इसमें फूल नहीं बनते हैं। जबकि वयस्क में क्या हो, प्रभाव फूल लगने वाले उद्दीपन से अनुक्रिया करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट वाली बात ये भी होता है कि धान्य फसलें यानी केरल में पौधे में फूल लग सकने के लिए कम से कम 7 पत्तियां का होना आवश्यक है। देखिए, कोई भी पौधा अगर बड़ा होता है तो कम से कम जो है 7 पत्तियां होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है उसमें फूल जो है खिलते हैं। तो ये आप नोट करके भी देखना, आसपास कहीं पड़ोस में कहीं एक पौधा होगा तो देखना उसमें 7 पत्तियां आई है, और जैसे 7 पत्तियां आएगी वो है अपना पुष्प के लिए अनुक्रिया करना शुरू कर देगा। तो ये फैक्ट है जिसको आपको जानना है और कोशिश करना है कि इसको प्रैक्टिकली देख सके। The next topic is factor affecting the flowering. Friend, here is the most important topic here, factor affecting flowering. The flowering is the plant is affected by the temperature, mineralizations, and the light is a photoparallelism. Here, mineralization is a low temperatures treatment which is the stimulate aerial flower formations, and some plant is called mineralization. Mineralization is there is a very small which stimulate aerial flower formation. And photoparallelism. Photoparallelism is a biological response, is a growth and flowering to their duration of a light and dark period and received by a plant in a specific sequence. And there are sex in a flower. There is a sex in the flower. You have studied the lesson 5 shoot system. The flower influence fruit and family. The flower may be a bisexual having both stem and carpus is a unicellular. Unisexual is a stimulate of pistoli and carpellus. I have learned already is a lesson 5 shoot system. You must watch the shoot system in a flower. The most important topic for you. In a some diglosses in a species there may be a chromosomal basis of sex determination. For example, a XX and YY chromosome. You have already learned that XX chromosome, XX mean is a female chromosome and the XY is a male chromosome. The male and a female plant may be also be to difference in the leaves of their growth substance. For example, plant of Cosocomis is which is a bear of male flower have a high globariums and the content to compare it
to those and which were only female flower. The application of their gabrolians from the outside can be introduce the formation of the male flower even to the genetically a female plant and treating to male plant with the addition to the thelins might be dipole functionally and a female flower. The above response has also been seen is a canobios. The parts of a flower. As we have already studied, the typical flowers where a flower was born on the thalamus or stalk. There is a wall from outside or calyxis is a concept of spell and corolla. Corolla consists of the petals and the androculums is the consist of stamen and the gynoeciums are the pistil is a consist of the carpellus. They try to recall it. There is a role of reproduction. There are two outermost wall as a known as a now stimulus and accessory wall as an act of reproduction but do not directly take part in the process. The other two whorls is the androculums is a male reproductive organ and gynoeciums male is a female reproductive organ as known as the ancestral. Incidental organs and is a gynoeciums is a female reproductive organ. There is the most important here, and the wall there is the absence from the flower may will lead to the failure of the sexual reproduction. Here show the one flower diagram here. Here the TLS of the typical flower. There is a cup as a gynoecium is present is a central and the stamen androcilium is a present other side. There are petal corona and the petals calyxis here and thalamus is a present of central on flower. There is a most important diagram for the exam view of the 10th class also and the all at the NCERT book. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है कि पुष्पों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक और फैक्टर बनते हैं। देखिए पौधों में पुष्पों का लगना तापमान और प्रकाश पे डिपेंड करता है। ये तो आपको भी नॉलेज है क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी भोजन बनाएगा और तापमान रहेगी तभी जो है ग्रोथ भी करेगा। तो इसलिए जो है तापमान बसंतीकरण और जो है प्रकाश प्रकाशिकलीता कहलाता है, यानी तापमान को हम बसंतीकरण कहते हैं और प्रकाश को जो है हम प्रकाशकालिता के द्वारा जो है प्रभावित होती है। तो जो पौधे प्रभावित होना लाजमी है। कहते हैं अगर हम देखा जाए बसंतीकरण यानी वेरिलाइजेशन जो होती है दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि निम्न ताप पर उपचार जिसमें फूलों का बनना प्रेरित होता है, यानी फूल बन देखिए कोई चीज़ जो होती है प्रेरित होने के पश्चात ही बनता है, क्योंकि प्रेरित नहीं होगा तो फूल बनना होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है। अगर प्रकाशलीता मतलब होता है फोटोपेरिडिज्म का मतलब यही होता है कि यह किसी पौधों में वृद्धि अथवा पुष्पन की वह प्रक्रिया है जो पौधों पर पड़ने वाले प्रकाश की जब कलावधि के प्रति होती है, यानी ये जो है काफ़ी कलावधि के दौरान जो है ये काफ़ी विस्तृत करती है। पुष्पों में अगर हम लिंग देखें, ठीक है, अगर पुष्पों में हम लिंग देखें तो इसके बारे में मैंने आपको जो है 5th चैप्टर में भी बहुत डिस्कस किया जब हम शूट रूट कर रहे थे, तो उसमें भी हमने बहुत डिस्कस किया जहाँ हमने फूल पुष्पक्रम तथा फूल तथा कुलों में भी हमने बात किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर था। यहाँ पर कहते हैं फूल या तो द्विलिंगिक होते हैं, यानी पुकेशर अथवा स्त्री दोनों ही संयुक्त हो सकते हैं, या एक लिंगी होते हैं जिसमें पुकेशर अथवा स्त्री केसरी उत्पन्न होती है। तो ये पुष्पों के लिंग होते हैं, ठीक है, पुकेशर और स्त्री केसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं पुष्पों के लिंग होते हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों कि हर जीव जंतु जो है सामान्य प्रक्रिया करती है। शायद ये बात को आप जब ये देखोगे वीडियो समझोगे तो आभास जरूर हो जाएगा कि इंसान और पौधे कई मायने में एक जैसे हैं। इसका एग्जाम्पल एक और भी बात करती है कि कुछ इकलंगा श्रम यानी मोनोकॉसिस स्पीसीज में लिंग निर्धारण का आधार या तो क्रोमोसोमी हो सकता है, उदाहरण के लिए XX और XY क्रोमोसोम का होना। देखिए ये बात अब कहाँ आ गई पौधों में कि XX यानी आपको पता ही है कि फीमेल गैमेट्स को दर्शाती है, क्रोमोसोम को दर्शाती है, और मेल को जो है XY क्रोमोसोम जो है दर्शाती है। तो जो इंसानों में था फ्लावर में कहाँ से आ गया? तो कहते हैं बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी XX एंड XX क्रोमोसोम होना। नर या मादा पौधों में अनेक वृद्धि पदार्थ स्तर में अंतर पाया जाना हो सकता है। उदाहरण के लिए खीरा कुकुम्बिस यानी कुकुम्बस के जो है कुकुम्बस के उन पौधों में जिनमें नर फूल लगते हैं। जिब्रोलिन्स वृद्धि पदार्थ की मात्रा मादा पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है।
कहते हैं अनुवांशिक मादा पौधों में यदि बाहर से जिबरेलिन प्राप्त करवाई जाए तो उनमें भी नर फूल बनते हैं, और इसी क्रम में यदि नर पौधों को ऑक्सीन अथवा इंसुलिन द्वारा उपचारित किया जाए तो उनमें कार्यशीलता मादा पुष्प निकल सकते हैं। यह अनुक्रिया जो है कैनाबिस में होती पाई गई है। यानी ये सारी क्रिया जो है दोस्तों, कैनाबिस जो है उसमें सारी प्रक्रिया देखने को मिला है, उसी बेस पे जो है ये बात कही गई है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पुष्पों के भाग, अगर अच्छा कौन कौन से भाग जो होते हैं पुष्प जो है फूलों में पुष्प में देखने को मिलता है आपको, जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बारे में, आपको पता ही है कि उसमें सबसे पहले होता है 12 दल चक्र, जैसे 12 दलों से मिलकर बना होता है। उसके बाद दल चक्र होता है जैसे पखुड़ियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद पुमंग होते हैं, जैसे पुमंग में मतलब होता है पुकेसरों से मिलकर बनना। जयांग और स्त्रीकेस यानी अंडे से मिलकर बनता है। तो ये चार चीज़ें जो होती है पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और भूमिका अदा करती है। कहते हैं जनन में इसकी भूमिका में विचरण में याद करें 2 बाहरी चक्रों को अनावश्यक और अतिरिक्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अन्य 2 चक्र अथवा पुमंग यानी नर जनन अंग और जयांग मादा जनन अंग को आवश्यक चक्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में फूलों में जनन प्रक्रिया असफल हो जाएगी। तो ये भी कहा जाता है अगर आपने पौधा लगाया है तो एक नर लगाइए, एक मादा पौधा लगाइए, तभी जो है फूल बनता है। ये कई पौधों में देखने को हमें मिला है, और इसका एग्जाम्पल मेरे पास स्वयं ही है कि वहाँ पर एक नर पौधा नहीं होने की वजह से जो है उसमें फूल और फल नहीं लगे। तो ये सारे आप भी आसपास अपने देख सकते हो कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंट नर और मादा प्लांट की होती है, पौधों की होती है, जो कि अपना विशेष स्थान रखता है। आपके समक्ष जो है एक पुष्प की जो यहाँ पर डायग्रामेटिक है, जो कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी जो है ना NCERT पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मैंने कहा ना ये वीडियो जो है कई क्लासों के बच्चों के लिए फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इसमें जो है एक जो है प्रकृति पुष्प की अनुप्रस्थ कार्ड दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अंडव यानी जयांग दिखेगा और पुकेसर दिखेगा। ठीक है, पुकेसर यानी पुमंग दिखेगा, दल चक्र दिखेंगे और पुष्पासन यानी थैलमस दिखेगा, और 12 चक्र भी दिखेंगे। तो ये पुष्प साफ जाहिर करता है कि पौधों में सभी पार्ट जो होते हैं उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, और वो जो होते हैं पौधों को नरिशमेंट कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही काफ़ी हमने इसमें जानने की कोशिश किया। अगला टॉपिक दोस्तों और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब हम पुकेसर, लघु बीजावधान और परागण कण कैसे प्राप्त करते हैं, यानी हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पौधा जो है फर्टिलाइज होता है और कैसे जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट होता है। तो अगला चैप्टर जो है और भी अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगला टॉपिक जो हमारा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आपको देखना चाहिए और तभी समझ पाओगे कि कैसे परागण कण के जैसे कि रिगार्डिंग पौधे जो है जनन करते हैं, और इसमें जो है पॉलीग्रेन का क्या इंपॉर्टेंट है, पोलिनेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, और कैसे पोलिनेशन होता है, इसका कौन कौन से पोलिनेशन के माध्यम है, ठीक है, कौन कौन से स्रोत है जिससे पोलिनेशन होती है। तो इस सारे विषय में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना।